बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बिलाखिर जनरल बाजवा रिटायर्ड हो गए और पाकिस्तान के अंदर एक नई आर्मी चीफ आ गई। और मैं ये कहूँगा कि शायद पाकिस्तान की तारीख में यहिया खान के बाद जनरल बाजवा ही थे जिनकी रुस्खती कुछ अच्छे माहौल में नहीं हुई, क्योंकि आज सारा दिन सोशल मीडिया पे अभी मैं देख रहा था तो उनके खिलाफ 5-6 ट्रेंड अभी तक चल रहे हैं। और यकीनी तौर पे पिछले 7-8 महीनों के अंदर, 10 महीनों के अंदर उनका जो किरदार रहा पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिस तरीके से लाए गए, पाकिस्तान की जो माशी सूरत-ए-हाल पीडीएम हुकूमत के ज़रिए तबाह कर दी गई, जिसकी वजह से पूरा जो 22 करोड़ के अवाम हैं उनकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा हुआ और उसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई। और यकीनी तौर पे ये उनका शायद उनका जो 6 साल टेन्योर था आर्मी चीफ की, जिसमें तकरीबन 4 वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ तब्दील हो गई और वो बदस्तूर आर्मी चीफ रही। तो इससे भी आप पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम या जमहूरियत की मजबूती का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उनका टेन्योर 6 साल रहा, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान के 4 वज़ीर-ए-आज़म तब्दील हो गए। ये एक पाकिस्तान की बदकिस्मती मैं कहूँगा। और उनके दौर को अगर आप देख ली, जो 6 साला दौर था जिसमें 3 साल उनका अपना एक टेन्योर था और 3 साल फिर उनको एक्सटेंशन दी गई, तो उसमें अगर आप देख ले तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अंदर जो उनका आखिरी साल था, उसके अंदर पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो अभी तारीख़ का हिस्सा बन गया। और तारीख़ के अंदर हमेशा जब भी उसका ज़िक्र होगा तो उसके साथ जनरल बाजवा का नाम ज़रूर आएगा। और उसी वक़्त भी जो इन इक़दामात को सपोर्ट करती रही कि जब सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुआ, इसी तरह सियासी जो कारकुन थे उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ। छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर उनसे वीडियोज़ बनाए जाते थे सोशल मीडिया के। एक बड़ा अजीब किस्म का माहौल पाकिस्तान के अंदर बना। और उस वक़्त हमेशा हम यही कहते रहे कि जो लोग इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी हौसला अफ़ज़ाई कर रहे हैं, ये लोग आपके दुश्मन हैं। ये लोग आपके साथ ज़ुल्म कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं और ये लोग मुफ़ाद परस्त हैं। और ये लोग सिर्फ़ जस्ट अपने मुफ़ादात के लिए इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ज़ाती मुफ़ादात का हुसूल है। इनका पाकिस्तान से या पाकिस्तानी फ़ौज से या पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत नहीं है। और जो लोग इस वक़्त तनकीद कर रहे हैं, जो आपके सामने खड़े हैं और आपको ये बता रहे हैं कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, अवाम को नुकसान पहुँच रहा है, इस इदारे को नुकसान पहुँच रहा है, ये वही मुहिब्बे वतन लोग हैं जो आपसे, आपके इदारे से, आपके मुल्क से और पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। लेकिन उस वक़्त कोई भी इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं था। आज आप देख लें उस व्हाट्सएप ग्रुप जिसको हम व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से पुकारते हैं, उनके उन तमाम किरदारों को देख ले, आज उनके ट्विटर को उठाकर देख ले, उनके तजज़ियों को उठाकर देख ले कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और किस अंदाज़ से जनरल बाजवा को आज याद कर रहे हैं। हमने उसी वक़्त कहा था कि जिस दिन इनके मुफ़ादात के दरवाज़े बंद होंगे, ये लोग आपके पीछे पड़ जाएँगे और आज पड़ गए। अच्छा, अभी उनका एक दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि कल से इन लोगों ने एक और साज़िश शुरू कर दी है और बहुत ख़तरनाक किस्म की साज़िश है, बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि जब जनरल सरफराज शहीद, उनका हादसा हुआ बलूचिस्तान में और उसके बाद इन लोगों ने एक घिनौनी किस्म की खेल खेली और इन लोगों ने पाकिस्तानी फ़ौज और इमरान खान को आपस में लड़ाने की साज़िश की थी और वो साज़िश इन लोगों की नाकाम हो गई। उसके बाद कई और मौक़ों पे इन लोगों ने इमरान खान यानी पीटीआई और पाकिस्तानी फ़ौज को लड़ाने की खूब कोशिश की।
اس کے بعد جب یہ نئی آرمی چیف کی تقرری ہو رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان دونوں کو آپس میں لڑایا جائے، کیونکہ دیکھیے آپ اگر ماضی کو دیکھ لیں تو بیسیکلی جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو پاکستانی ادارے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی کس کی چلی آ رہی ہے۔ آپ نواز شریف کے ماضی کو دیکھ لیں، آپ آصف زرداری کے ماضی کو دیکھ لیں، اور آپ ان کے واٹس ایپ گروپ کے جو لوگ ہیں ان کی ماضی کو آپ دیکھ لیں، جو ابھی ان کے ان کے ساتھ بڑے محبت اور پیار کرنے والی بن گئی ہے۔ تھوڑا سا ان کے ماضی کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائے گی بڑی آسانی کے ساتھ۔ ابھی ان لوگوں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ عمران خان کو نئی آرمی چیف کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے لڑایا جائے، اور پہلے ہی دن سے ان دونوں کے درمیان کچھ ایسا کیا جائے کہ جہاں پہ ان کے درمیان فاصلے پیدا ہو جائے اور ان لوگوں کو مستقبل میں بھی اپنا ایک موقع مل جائے اور یہ دوبارہ کسی طریقے سے آ کر پاکستان پہ مسلط ہو جائے۔ تو اس میں میرے خیال میں دونوں سائڈ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ان لوگوں کی ٹی وی پروگراموں کو اٹھا کر دیکھ لیں، یا آپ ان کے آرٹیکلز کو جو اخبارات میں چھپتے ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، یا آپ ان کے یوٹیوب پہ جو ویلاگس کرتے ہیں ان کو اٹھا کر دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ان لوگوں کا نیکسٹ پلان کیا ہے۔ اور یہ لوگ اپنی طرف سے یہ چیزیں نہیں کرتے، ان کو باقاعدہ مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ابھی اسی اینگل سے آپ لوگ آگے بڑھے، اور اسی چیز کو لے کر پھر یہ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے تحریک انصاف کے لوگوں کو، عمران خان کو اور پاکستانی فوج کے نئی آرمی چیف کو اور ان کے ٹیم کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ جو ایک یہ سازش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے لڑایا جائے، پاکستان کے پولیٹیکل کرائسس کو مزید بڑھایا جائے، پاکستان کے ایک جو اکنامک کرائسس ہے اس کو مزید پاکستان کو تباہ کرے۔ تو یہ بیسیکلی جو چیزیں کی جا رہی ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے، اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑے گا، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک جو جناب باجوہ صاحب کا ٹائم تھا، بہت میں یہ کہوں گا، ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے اور اب بھی کرتے ہیں کہ ایک دردناک ٹائم گزر چکا ہے جس میں ہم ارشد شریف جیسے اپنے ایک ساتھی کو لوز کر چکے ہیں، وہ شہید ہو گئی، عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی، عمران ریاض جیسے اور کافی سارے جو ساتھی تھی وہ ان کا نشانہ بنے۔ اسی طرح جو میڈیا مکمل طور پہ کنٹرول ہوئی اور وہاں سے عجیب عجیب قسم کی چیزیں چلتی رہیں، ان کا اپنا واٹس ایپ گروپ کنٹرول ہوتا رہا، اور پرائم منسٹر ہاؤس سے آڈیو اور چیزیں لیک ہوتی رہی، اور پاکستان کے عالمی سطح پہ بدنامی کی گئی۔ عمران خان کے خلاف جب دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا تو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے قوانین پہ عالمی سطح پہ سوالات اٹھنے لگے۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ کس طرح ایک سابق وزیر اعظم اور دنیا کے ایک مقبول لیڈر کو کس طرح دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو ایف آئی اے کے ذریعے جو سیاسی لوگ تھے، جو جرنلسٹ تھے، ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی، اور پھر اگر آپ دیکھ لیں تو میرے خیال میں کافی سارے ایسے لوگ تھے جو اگر حق اور سچ کی بات کرتے تھے تو کسی کا پینشن روک دیا گیا، کسی کے خلاف کارروائی کی گئی، کسی کو ملازمت سے نکال دیا گیا۔ اور پھر میرے خیال میں جو افغانستان کے اندر ہمارے ایک صورتحال بن گئی جس کے لیے بہت قربانیاں ہماری فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے دی تھی، اور بڑی مشکل سے وہاں سے انڈین کو نکالا گیا تھا، امریکن چلے گئے، اور پھر وہاں پہ ایک ایسی حکومت آ گئی جن سے ہماری بڑے اچھے تعلقات قائم ہو سکتے تھے، لیکن وہ اس چیز کو بھی تباہ کر دیا، وہ بھی ختم ہوا، اس کو بھی اپنا دشمن بنا دیا۔ کشمیر کی ایشو پہ بڑے پچھلے 7-8 مہینوں سے مکمل خاموشی رہی۔ باپ اور ایم کیو ایم جیسے لوگوں کو پھر کہاں پہ استعمال کیا گیا، اور اسی طرح
काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की गई जिसकी वजह से जो इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाती अनाद और एक तकब्बुर और गुरूर और अपना एक अना को बरकरार रखने के लिए और उन चीज़ों को पे हर्प ना आने या जो कुछ भी आप उसको कहें, उससे बचाने के लिए वो सारी चीज़ें की गई और उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन देख ले, 6% ग्रोथ से हम नीचे 1% पे आ गए। 75 रुपये काबीना बनाया गया। फिर नैब के अंदर जो मुख्तलिफ करप्शन के केसेस थे उसको ख़त्म कर दिया गया, उस पे किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। असम्बली के अंदर तरामीम होती रही, किसी ने ये नहीं पूछा कि कौम का पैसा है, क्यों ये माफ़ किया जा रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें इस दवर के अंदर हुई, तो यकीनी तौर पे हिस्ट्री के अंदर जब ये दवर लिखा जाएगा और जब इस हवाले से बात होगी तो जनरल बाजवा साहब का नाम उसमें डेफ़िनेटली आएगा। और इसी वजह से हम नई आर्मी चीफ को यही सजेस्ट करेंगे कि उनकी जो लेगेसी है उसको अगर जारी रखा जाएगा तो उससे नुकसान पाकिस्तान को ही होगा और इनके कंधों पे बहुत भारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। एक तो अवाम और फ़ौज के दरमियान जो एक ख़िला पैदा हो चुकी है, जो दूरी आ चुकी है, इसको ख़त्म करना उनकी सबसे पहले जो प्रायोरिटीज़ हैं कि पाकिस्तान एक तो ये जो ख़िला पैदा हो चुकी है उसको ख़त्म करना है और दूसरा पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना है और इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है वो इलेक्शन है। तो जिस तरीके से भी पॉसिबल हो, मतलब ये तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि उनको ये खौफ है कि अगर ये चले जाए और नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हो जाए तो ये तो नहीं जीत सकते। जब नहीं जीत सकते इमरान खान आएंगे, इमरान खान आ जाए तो फिर इनसे कौम का जो 1100 अरब रुपए या उससे भी ज़्यादा पैसा है वो पैसा इनसे वसूल किया जाएगा और ये किसी भी सूरत में ये पैसा कौम को वापस करने के लिए बज़ाहिर तैयार नहीं है। जो इनके खिलाफ ये जितने भी इल्ज़ामात थे और मुकदमात बने थे, तो इसी वजह से मेरे ख्याल में इस वक्त 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि मुल्क को बचाना है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अपने कुछ मखसूस लोगों को खुश करना है। तो अगर चंद मखसूस लोगों को खुश करना है तो उसका नुकसान फिर यहाँ पे ये उठाना पड़ेगा कि मुल्क और कौम और इदारे सारे तबाह हो जाएंगे। तो इसी वजह से बहैसियत एक पाकिस्तानी के और ये सबकी ज़िम्मेदारी है, मतलब बीइंग ए पाकिस्तानी जिस तरह के हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जब उसको कुछ नुकसान पहुँच जाता है तो हम सबको बहुत ज़्यादा एक किस्म के बहुत दर्द, दुःख और ये सारी चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो डेफ़िनेटली ये हर एक पाकिस्तानी जो भी यहाँ पे रहते हैं, उनका रहना है, जीना है, मरना है, इधर ही है। जिनका लंदन, दुबई, अमेरिका में असासी नहीं, उनके बच्चे वहाँ पे नहीं रहते, उनके प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो अपने मुल्क से मोहब्बत भी करेंगे और उनको फिर तकलीफ़ भी पहुँचेगा। तो नई आर्मी चीफ और उनकी टीम से हमें यही उम्मीद है कि ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो मुल्क को इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से निकाल कर पूरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाना, वो जिस तरीके से भी पॉसिबल हो, और दूसरा अवाम और फ़ौज के दरमियान जो एक ख़िला और एक बदइत्तेमादी पैदा हो चुकी है उसको ख़त्म करना। ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं लेकिन वो आहिस्ता-आहिस्ता होंगे। एक और मौलाना फजलुर रहमान का शायद आप लोगों ने कल देखा होगा, मुझे तो बड़ा दुःख और दर्द हुआ कि वो अपने आप को एक आलिम दीन कहते हैं, लेकिन उनके अल्फाज अगर आप सुन लें तो मैं ये किसी भी सूरत में नहीं मान सकता कि वो एक दीनी आलिम है, क्योंकि शरीयत के अंदर कुरान के अंदर और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिदायत के अंदर ये हमें वाज़ेह हुक्म है कि हम इस किस्म का लहजा और इस किस्म का रवैया और इस किस्म की चीज़ें नहीं कर सकते जो कल मौलाना फजलुर रहमान ने की है, कि पाकिस्तान के माँओं और बहनों को उन्होंने जिस अंदाज से याद किया और जिस तरीके से उनको गालियाँ और ये चीज़ें दी गई, मैं ये नहीं मान सकता कि वो आलिम दीन है। इंतहाई काबिल मज़म्मत, इंतहाई काबिल अफ़सोस, और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौलाना किस किस्म की फ्रस्ट्रेशन से इस वक़्त गुज़र रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने देख लिया कि ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी आप कराची की बल्दियाती इंतखाबात को देख लें, वहाँ पे एमक्यूएम
भागने की कोशिश में हैं और बाइकआउट का सोच रहे हैं। इसी तरह आप एएनपी की पोजीशन देख लें, मुस्लिम लीग नून के देख लें, पीपल्स पार्टी के देख लें, ये सारे जमातें जो पीडीएम के हैं ये तबाह हो चुके हैं। इनको पता है कि अगले इलेक्शन के अंदर ये कुछ भी नहीं जीत सकती, बल्कि बदतरीन शिकस्त इनका मुकद्दर है। तो उसी वजह से वो बिल्कुल एक डिप्रेशन का शिकार हो चुका है और एक ज़हनी दबाव का शिकार है, और उन्होंने अपना जो ज़हनी दबाव है वो कल पाकिस्तानी माँओं और बहनों पे निकाल दिया। लेकिन ये है कि मेरे ख़्याल में इस किस्म के लोगों की जो रिस्पेक्ट है वो माशरे के अंदर ख़त्म हो जाती है, और कल से उनके खिलाफ जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो मैं यहाँ पे कह भी नहीं सकता, लेकिन आप देख लें कि उसके अंदर लाखों लोगों ने अभी तक ट्वीट्स किए हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके खिलाफ कल के ये जो बयान उसने दिया था, पूरे मुल्क के अंदर एक नफरत फैल चुकी है। तो मौलाना साहब, आप किस तरह लोगों के सामने फिर आएंगे और जो इलेक्शन के अंदर जलसे जुलूस करेंगे उसमें आप किस तरह आएंगे पाकिस्तानी अवाम के सामने? देखिए, अगर आपका यहाँ पे रहना है तो फिर आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये एक हकीकत है कि आपकी जमात की जो पोजीशन है वो ख़त्म हो चुकी है। अगले इलेक्शन में आप अपने मौजूदा जो आपके 13-14 नशस्तें हैं, इसमें से 2-3 भी अगर आप जीत ले तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो आपकी पोजीशन तो ख़त्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अंदर मौलाना शिरानी आ गए हैं, वहाँ पे हक दो तहरीक आ गई है। बलूचिस्तान के अंदर आपकी पोजीशन भी ख़त्म हो गई। पंजाब और सिंध में तो ऑलरेडी आप है ही नहीं। जो साबका कबाइली इलाके हैं वहाँ भी आपकी पोजीशन ख़त्म हो चुकी है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर 2-3 नशस्तें मिल जाए तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, और उसी वजह से मौलाना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव के अंदर लग रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में हैं, और इसी वजह से वो पाकिस्तानी माँओं और बहनों को गालियाँ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।